जिंदगी जिंदगी मेरे घर आना आना जिंदगी जिंदगी। आप सभी का स्वागत है दोस्तों, आपके ही अपने प्रोग्राम जिंदगी के रंग गीतों के संग में, जहां हम मिलते हैं उन खास लोगों से जिनकी जिंदगी संघर्ष, मेहनत और सफलता की प्रेरक कहानियों से भरी होती है। उनकी बातों के बीच में हम सुनते हैं कुछ ऐसे गीत जो उनके जीवन की भावनाओं और अनुभवों को संगीत में ढाल देते हैं। तो चलिए, आइए इस खूबसूरत सफर में हमारे साथ चलिए। जिंदगी जिंदगी। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जिंदगी के रंग गीतों के संग, और आज का रंग है बॉलीवुड का बहुरंगी रंग। मैं आपकी आवाज का दोस्त आलोक कुमार हमेशा की तरह आपसे मुखातिब हूं। दोस्तों, आज हम मिलेंगे उन लोगों से जो पर्दे पर दिखते नहीं हैं। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के एक ऐसे नाम जिनका काम है सही चेहरे को सही किरदार तक पहुंचाना। कास्टिंग डायरेक्टर समीर पहाड़िया। समीर जी ने फीचर फिल्म्स, वेब सीरीज, म्यूजिक वीडियोस, एड्स और शॉर्ट फिल्म्स तक में काम किया है। Z5, अमेजन प्रोजेक्ट से लेकर नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म्स और डिजिटल कैंपेन्स तक इन्होंने न जाने कितने टैलेंट्स को स्क्रीन तक पहुंचाया है। आज हम जानेंगे कास्टिंग डायरेक्टर एक्चुअली करता क्या है, न्यू टैलेंट कैसे डिस्कवर होता है, राज कपूर के दौर से लेकर ओटीटी एरा तक कास्टिंग कैसे बदली है, और वो सवाल जिसके बारे में लोग धीरे धीरे बात करते हैं, कास्टिंग काउच की रियलिटी क्या है। तो तैयार हो जाइए एक बिहाइंड द सीन्स जर्नी के लिए, जहां हम समझेंगे फिल्मों की दुनिया का वो पहलू जो दिखता कम है लेकिन बनाता बहुत कुछ है। प्लीज वेलकम समीर पहाड़िया जी। थैंक यू वेरी मच सर। और आपकी आवाज बहुत खूबसूरत है, और सभी जितनी भी ऑडियंस है जो मुझे सुन रही है उनको मैं नमस्कार करना चाहता हूँ। और थैंक यू वेरी मच कि आपने अपॉर्चुनिटी दी। प्लीज सर कंटिन्यू। तो समीर जी, बिल्कुल शुरुआत से ही शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आप अपनी अर्ली लाइफ के बारे में हमारे साथ कुछ शेयर कीजिए। बचपन कहाँ बीता, फैमिली बैकग्राउंड कैसा था, क्या क्या कैसे कैसे शुरुआत हुई आपकी जिंदगी की, कुछ बताइए उसके बारे में। तो सर ऐसा है कि मेरी जो बचपन की शुरुआत है वो बड़ी अच्छी और बड़ी खूबसूरत रही है, और मुझे लगता है कि मैं बहुत ही ब्लेस्ड हूँ कि मैं एक ऐसी फैमिली में पैदा हुआ जिसमें टीचर की फैमिली है। मेरे पिताजी बेसिकली अच्छा। रिटायर्ड प्रिंसिपल रह चुके हैं अरे गवर्नमेंट के। वाह। तो अच्छा अच्छा। उनसे वो बचपन से ही हमें जो संस्कार और जो थ्योरी है ना, जो एक जिंदगी को अच्छी तरीके से जीने की, वो हम्म, उनसे मिली है। पूरा घर का माहौल भी वही है कि मेरे बड़े भैया हैं जगदीश पाड़िया जी, वो भी प्रिंसिपल हैं, उनसे छोटे हैं वो टीचर हैं। तो बेसिकली मैं एक एजुकेटेड फैमिली से आता हूँ। जी जी। और मैंने खुद ने इंजीनियरिंग की है। तो वही ओके। वाली बात है कि जब 3 इडियट आई थी, जब इंजीनियरिंग कर रहा था, तो उसमें एक डायलॉग था कि इंजीनियर सब कुछ करते हैं, सिर्फ इंजीनियरिंग ही नहीं करते हैं। जी तो जी। वो चीज मैंने एग्जीक्यूट की, और वो सिलसिला इच्छा का सिलसिला था, और वो फिर थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म में थोड़ा कंटिन्यू हो गया। तो अभी वो सिलसिला बरकरार है। चलिए, बहुत अच्छा। तो आप ये बताइए कि बचपन से ही फिल्म्स और परफॉर्मिंग आर्ट्स में आपका इंटरेस्ट था, या पैशन बाद में धीरे धीरे डेवलप हुआ, किस तरह इसकी शुरुआत हुई? बचपन में सर मैं डांस करता था, और ओके। मेरा ये वाह। मानना था, हाँ ये हम्म, मानना था कि एक्टर जो होता है ना, जो फिल्म में पर्दे पे हम हीरो को देखते थे, उसकी लैंग्वेज मुझे ये पता थी कि डांस जो करता है वो हीरो होता है। ठीक ओके। है। लेकिन जब मैं कॉलेज में आया, फिर मुझे पता चला कि एक थिएटर ग्रुप है, थिएटर होता है, प्लेज होते हैं, और ये परफॉर्मिंग आर्ट में एक्टिंग बहुत मायने रखती है। सिर्फ डांस से आप हीरो या एक्टर नहीं बनते हो। तो फिर मैंने जयपुर के रविंद्र मंच है, वहां पे एक नाट्य कार्यशाला हो रही थी अंडर 20 एज की, तो हम्म, मैंने ज्वाइन की थी। वहां से मुझे पता चला कि नहीं यार, डांस से आप हीरो या एक्टर नहीं बन सकते हो, आपको एक्टिंग भी आनी चाहिए, क्योंकि सबसे इजी चीज लगती है सर देखने में हम्म, एक्टिंग, और सबसे टफ वही होती है।
तो वही है कि पैशन तो बचपन से मुझे डांस के थ्रू था कि आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट की बात करें तो मैं डांस बहुत अच्छा करता था बचपन से। ओके। तो उस बिहाफ पे मेरा वो इंटरेस्ट था कि मुझे एक्टिंग में या फिल्म इंडस्ट्री में जाना है। पता था नहीं कि क्या होता है, कैसे होता है चीजें। ठीक है, धीमे धीमे वो है कि थिएटर में गया, थिएटर से बारीकियां सीखने की कोशिश की, और फिर पता चला कि एक्टिंग क्या चीज होती है, और फिर धीमे धीमे एक्टिंग के साथ साथ कास्टिंग डायरेक्टर के तौर पे काम करना शुरू कर दिया। ओके। तो आपकी मतलब स्टेज से भी आपका जुड़ाव रहा है जयपुर में, इसका तो ये मतलब रहा। तो आप बिल्कुल बिल्कुल। मैं पुराने लोग हैं, सरताज माथुर, ईश्वर दत्त और इन सबको जानते होंगे बिल्कुल अच्छे से। बिल्कुल, मैं पर्सनली तो जानता ही हूँ। बाकी का साबिर खान सर हैं जयपुर से। अच्छा, हाँ, साबिर खान उनके है। मैं हाँ हाँ उनके अंडर में मैंने ट्रेनिंग ली है। तो एक अच्छा। वर्कशॉप थी, फिर उसमें प्ले प्रोडक्शन वर्कशॉप थी, वो मैंने ज्वाइन किया। फिर काफी चीजें सीखी वहां से। फिर वो थोड़ा थोड़ा एक्सप्लोर करना सीखा। इवन जो साबिर सर हैं, मैं उनको हमेशा ये थैंक यू बोलता हूँ कि जो कास्टिंग का भी जो प्रोसेस है ना, कि वो कहीं ना कहीं थिएटर के डायरेक्टर हैं, लेकिन उनका एक फॉर्मेट है कि वो अच्छे एक्टर की बजाय ना अच्छे कैरेक्टर ढूंढते हैं किसी एक्टर को। ठीक है, तो वो ही एक्चुअली कास्टिंग का प्रोसेस होता है। तो जब मैं थिएटर कर रहा था, उसी दरमियान मुझे समझ में आया कि जरूरी नहीं है कि हर कैरेक्टर के लिए एक अच्छा एक्टर हो। उस कैरेक्टर के लिए बेहतरीन एक्टर कौन हो सकता है ना, जिसमें वो कैरेक्टर सबसे ज्यादा फिट बैठता हो। तो वही कास्टिंग की बेसिकली एक लीनियर लाइन जो होती है ना, उसमें हम लोग एक्टर कास्ट नहीं करते हैं अच्छे, हम अच्छे कैरेक्टर कास्ट करते हैं। अच्छा। तो वो मुझे वहां से वो पॉइंट ऑफ व्यू नजर आया, और वो पॉइंट ऑफ व्यू कहीं ना कहीं आज धीमे धीमे मैं अपने प्रोसेस में वर्कआउट कर रहा हूँ। तो इसीलिए थिएटर मेरे लिए जिंदगी में मतलब एक बेस जो है ना, वो थिएटर ही रहा है, और उसी के बिहाफ पे इतना कॉन्फिडेंस है, और जो चीजें चल रही हैं प्रोफेशनली वो उसी बिहाफ पे है। नहीं, ये फायदा आपने बहुत अच्छा बताया। तो अच्छा, ये बताइए, मुंबई आप कैसे पहुंचे? क्या आप भी एक एक्टर बनने का सपना लेकर बॉम्बे आए थे, या शुरुआत से ही था कि भाई बिहाइंड द कैमरा ही मुझे काम करना है, यही मेरा इंटरेस्ट है? ये यात्रा कैसे शुरू हुई आपकी बॉम्बे वाली? जबकि मैं ये बताना चाहूंगा सर कि कास्टिंग का जो प्रोसेस है ना, वो एक तरीके से कैमरा एक्टिंग एकेडमी है। कि जो कैमरे एक्टिंग की एकेडमी में जो सिखाते हैं ना, वो आप कास्टिंग की प्रोसेस में सीखते हो। क्योंकि हम हर दिन 50 लोगों के ऑडिशंस देखते हैं, अच्छे एक्टर के, बुरे एक्टर के, नए एक्टर के, पुराने एक्टर के, बड़े एक्टर के, हर तरीके के लोगों के 50 वेरिएशन देखते हैं हम लोग। अच्छा। हम लोग उस जजमेंट पे होते हैं कि नहीं यार, यहाँ पे ये और बेहतर हो सकता है। जो बेहतर एक्टर है उनसे भी हम ये बात करते हैं कि यार और बेहतर हो सकता है। तो कहीं ना कहीं वो जो एक एक्टिंग की समझ है ना कि कैमरा क्या चाहता है, वो आपको समझ में आ जाती है। और जब वो प्रोसेस आपको समझ में आ जाती है कि कैमरा क्या चाहता है, तो जब आप खुद एज एन एक्टर काम करते हो ना, तो वो प्रोसेस में कहीं ना कहीं आप अपने आप को या तो कुछ समय तक ढाल चुके होते हो उस प्रोसेस में कास्टिंग की, अदरवाइज आपको ये पता होता है कि मुझे कैसा परफॉर्म करना है। मैं जो चाह रहा हूं सिर्फ वही नहीं हो सकता, डायरेक्टर क्या चाहता है, उसका पैटर्न क्या है उस स्टोरी का, वो कैरेक्टर की डिमांड क्या है, मेरा वॉइस टेक्सचर कैसा रहेगा, मेरी लैंग्वेज कैसी रहेगी, मेरी क्लास कैसा रहेगा, वो सारी नॉलेज कहीं ना कहीं मुझे कास्टिंग प्रोसेस में काम करते करते आई। और मुझे ये लगता है कि मैंने पैरेलल एज एन एक्टर भी सर काम किया है। तो मुझे उस चीज में बड़ी हेल्प मिली है कि शुरुआती दौर था जब मैं सिर्फ एक्टिंग कर रहा था ना थिएटर में, तो मुझे बड़ा डर रहता था कि कैमरे के सामने एक लाइन बोलने में बहुत डर लगता था। लेकिन जब मैं कास्टिंग की प्रोसेस में बढ़ता गया, मैं कई लोगों के ऑडिशंस ले रहा हूँ, लोगों को बता रहा हूँ। फिर क्योंकि जब आप लोगों को बता रहे होते हो तो कहीं ना कहीं इनिशियली वो आपके अंदर भी वो चीज आती है कि आपको भी वो एग्जीक्यूट करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दूसरों के लिए है वो थ्योरी। सही बात। ठीक है, तो फिर उस वजह से मैं एक्टिंग भी कहीं ना कहीं और बेहतर कर पाया, जितना मैं नहीं कर सकता था पहले, जस्ट बिकॉज ऑफ मैं पहले थिएटर से जुड़ा, फिर उसको मैंने एग्जीक्यूट किया मेरी कास्टिंग की प्रोसेस में, एक्टिंग की प्रोसेस में, और कास्टिंग की प्रोसेस को फिर मैंने एग्जीक्यूट किया एक्टिंग में। तो मेरे लिए 4 चीजें और बेहतर हो गई।
भाई मेरे ख्याल में तो आपने बहुत ही गहरी बात बताई है और बहुत ही मजेदार बात बताई है और हमें बड़ा मजा आया सुन के। दूसरा मुझे ये लगा है कि आपका ये मतलब है कि जो कास्टिंग का काम है और एक्टिंग का काम है दोनों एक दूसरे को सप्लीमेंट करते हैं, ये डेफिनेटली कंटेंट सर, सप्लीमेंट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, डेफिनेटली। एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और सप्लीमेंट करते हैं। बहुत बढ़िया। तो इसी खूबसूरत बात के पे समीर जी रुक के एक अच्छा सा गाना सुन लेते हैं दोनों के सप्लीमेंट के नाम पे, और हम बिल्कुल। एक छोटा सा अंतराल लेते हैं और एक गाने का आनंद लेते हैं। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही। सूरज देख रुक गया है, तेरे आगे झुक गया है। सूरज देख रुक गया है, तेरे आगे झुक गया है। जब कभी ऐसे कोई मस्ताना निकले है अपनी धुन में दीवाना, शाम सुहानी बन जाते हैं दिन इंतजार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। तो वेलकम बैक समीर जी। तो आप ये बताइए कि आपका ऐसा पहला प्रोजेक्ट कौन सा था जब आपको लगा कि भाई नाउ आई हैव बिकम ऑफिशियली कास्टिंग डायरेक्टर? ऐसा पहला काम कौन सा किया था आप? सर मेरा जो सबसे अच्छी बात है, मैं आपको शुरुआत में ही बोला था कि मैं बड़ा ब्लेस्ड आदमी हूँ कुछ चीजों में। तो मेरा जो पहला ही प्रोजेक्ट था वो टर्टल फिल्म थी, जिसको 2019 में नेशनल अवार्ड मिला है। वो मेरा एज ए डेब्यू कास्टिंग डायरेक्टर था, डेब्यू हुआ था उससे। अच्छा। और उस प्रोजेक्ट की खूबसूरती ये थी कि उसमें डायरेक्टर का भी डेब्यू था, प्रोड्यूसर का भी डेब्यू था, और कितने एक्टर्स थे उनका भी डेब्यू था। और संजय मिश्रा सर थे, वो मेन लीड में थे। अच्छा, और अभी वो हाँ हाँ अमेजॉन प्राइम पे है वो, और ZEE5 दोनों पे वो रिलीज हो चुकी है वो फिल्म। तो और बहुत ही प्यारी और बड़ी खूबसूरत फिल्म है सर। राजस्थान में ही हमने शूट किया था। जो जल संकट है ना जो, और अच्छा, उसमें ऐसा बताया गया था कि विश्व में जो तीसरा विश्व युद्ध होगा वो कहीं ना कहीं जल की वजह से होगा। तो जो पानी का योगदान क्या है आपकी लाइफ में, लोगों की जनरल लाइफ में, उसको लेकर के, उस कॉन्सेप्ट को लेकर के वो फिल्म थी। तो मैं जो भी ऑडियंस सुन रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप एक बार वो फिल्म देखें और प्लीज रिव्यू कीजिए, कि आपको जरूर मजा आएगा देख करके फिल्म। और संजय मिश्रा जी तो बहुत ही आला दर्जे के एक्टर भी हैं सर। वो मैं भी बहुत इम्प्रेस। कमाल 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 कमाल। तो चलिए इसी बात पे, संजय मिश्रा जी की बात पे और जल संकट की बात पे रुक के हम एक गाना सुन लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिरह ये सुलझे। है रोम रोम एक तारा
है रोम रोम एक तारा जो बादलों में से गुजरे। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिर ये सुलझे। तो होगा जरा पागल तूने मुझको है चुना, तो होगा जरा पागल तूने मुझको है चुना। कैसे तूने अनकहा सब सुना, तो होगा जरा पागल तूने मुझको है चुना। तू दिन सा है मैं रात आना, दोनों मिल जाए शामों की तरह। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिर ये सुलझे। कि ऐसा बेपरवा मन पहले तो न था, कि ऐसा बेपरवा मन पहले तो न था। चिट्ठियों को जैसे मिल गया जैसे एक नया सा पता, कि ऐसा बेपरवा मन पहले तो न था। अम्मा मूंदे जाए पहुँचे कहीं तो बेवजह। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिर ये सुलझे। हाँ समीर जी, वेलकम बैक। अब थोड़ा सा अब हम आपके मेन मुद्दे पर आते हैं और हम रुख थोड़ा सा आपके कास्टिंग डायरेक्टर के रोल पे कर लेते हैं। अब हमारे लिसनर्स के लिए सिंपल वर्ड्स में ये बताइए कि कास्टिंग डायरेक्टर एक्चुअली करता क्या है, ये प्रोसेस क्या है, कुछ इसके बारे में बताइए और फिर हम आपसे 2-3 सवाल इसी के बारे में पूछेंगे, कास्टिंग डायरेक्टर के बारे में। तो बेसिकली सर कास्टिंग का प्रोसेस कुछ समय पहले कास्टिंग डायरेक्टर की पोस्ट ज्यादा उजागर हुई है। आई थिंक 15-20 साल पहले। उससे पहले कहीं ना कहीं जो असिस्टेंट डायरेक्टर होते थे, प्रोड्यूसर होते थे, वो एक्टर्स को कास्ट करते थे जी। और इसी वजह से आप देखेंगे कि 90s की जितनी भी फिल्में थी उसमें कैरेक्टर्स में जो एक्टर्स थे बड़े सिमिलर मिलते थे आपको।
ठीक है, कि अगर जॉनी लीवर एक दोस्त बना हुआ है तो जॉनी लीवर दोस्त बना रहेगा हमेशा। ठीक है, उसी तरीके से मतलब जॉनी लीवर सर तो बहुत बड़े एक्टर हैं, लेकिन और भी कई कैरेक्टर थे जो आपको अधिकतर फिल्मों में बड़ी सिमिलर से मिलेंगे कि ये भी है, ये भी है। 10 फिल्मों में उनके सेम कैरेक्टर मिलते, वकील और जज तो खास लोग ही बनते थे। हाँ, फिक्स था कि ये तो पंडित ये बनेगा, ये वकील बनेगा, और ये पुलिस वाला बनेगा, ये नेगेटिव करेगा। कास्टिंग जैसे ही प्रोसेस ज्यादा एक्टिव हुई, कास्टिंग डायरेक्टर, तो उन लोगों ने नया टैलेंट सर्च करने की शुरुआत कर दी थी। कि अब आप देखेंगे कि अगर 10 फिल्म में 10 कैरेक्टर हैं सिमिलर, तो 10 में एक्टर आपको मोस्टली वेरिएशन में मिलेंगे, और उन कैरेक्टर का कैरेक्टराइजेशन जो भी है ना, वो भी बड़ा ही वेरिएट होने को मिलेगा। तो हम लोग यही करते हैं कि अगर मैं प्रोसेस की बात करूं कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर हम लोगों को एक स्क्रिप्ट प्रोवाइड करते हैं कि ये हमारी फिल्म की स्क्रिप्ट है, हम लोग उसको रीड आउट करते हैं, हम लोग उसके कैरेक्टर के बारे में, उस स्क्रिप्ट के नरेशन हम लोग सुनते हैं, तो उस कैरेक्टर को लेकर के हम लोग डायरेक्टर से डिस्कस करते हैं क्रिएटिवली कि क्या हो सकता है, आप क्या सोच रहे हो। कई बार हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं कि मुझे लगता है कि शायद ये कैरेक्टर ऐसा हो सकता है, ये शायद पतला हो सकता है, ये मोटा हो सकता है, ये काला हो सकता है, ये गोरा हो सकता है। ठीक है, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं स्टक नहीं होते हैं कि नहीं ये काला ही होगा, गोरा भी हो सकता। तो हम लोग एक तरीके से सर वैसा है कि होता है ना कि पतंग जब जाती है ना तो माजा फेंकते हैं, तो वो माजा कौन सी पतंग में आ जाए, वो कट जाए ना, वो प्रोसेस है एक्चुअली। कि हम लोग बहुत फिक्स नहीं होते हैं कि नहीं यही एक्टर कर लेगा। ओके ओके ओके, ठीक है, तो हम लोग एक कैरेक्टराइजेशन एक डायरेक्टर के थ्रू हम लोग क्रिएट सुनते हैं, फिर हम लोग उसको अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, फिर हम लोग एक्टर्स ढूंढना स्टार्ट करते हैं कि अच्छे एक्टर कौन है और इस डायरेक्टली लुक में, पर्सनैलिटी में कौन है। फिर हम उन दोनों का कॉम्बो वर्जन देखते हैं कि किसके ऑडिशंस ज्यादा बेहतर हैं। ठीक है, तो एट द एंड जो डिसीजन करते हैं ना हम लोग सर, वो करते हैं ऑडिशन पे। कि कई बार हम अपने आप को, हमारी मेमोरी और हमारा जो डिसीजन है उसको हम लोग हमेशा साइड में रखने की कोशिश करते हैं कि नहीं, जो ऑडिशन में होगा ना वो शाश्वत सत्य है। हम जो सोच रहे हैं या कोई और सोच रहा है कि बहुत अच्छा एक्टर है, लेकिन अगर उसने अच्छा कैरेक्टर प्ले नहीं किया, ऑडिशंस अच्छे नहीं है, तो हम लोग उसको साइड कर देते कि नहीं यार, इस कैरेक्टर के ये अच्छे एक्टर हो सकते हैं, लेकिन इस कैरेक्टर के लिए बड़ी गहरी बात है भाई। पहली लाइन जो बोली थी ना कि हम लोग अच्छे एक्टर नहीं, हम लोग अच्छे कैरेक्टर कास्ट करते। तो ये कास्टिंग डायरेक्टर ऑडिशंस भी आप ही लोग कंडक्ट करते हो? ये ऑडिशन का प्रोसेस आमतौर पर कैसे चलता है, ये इसके बारे में कुछ थोड़ा सा ब्रीफ में बताएंगे? सर शुरुआत में तो जब डिजिटल बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं था, तो हम लोग मोस्टली ऑफलाइन ऑडिशंस होते थे, जो लोगों ने ऑफिसाइज बना रखी थी, कास्टिंग कंपनी ने या प्रोडक्शन हाउस ने, तो लोग आ करके ऑडिशंस देते थे। अच्छा। और मुझे अभी तक सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग ऑफलाइन ऑडिशन ही लगते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग डायरेक्टली एक्टर से इंटरेक्ट होते हैं। सही बात। और जो डायरेक्टर चाहता है, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं उस समझ को रखते हैं, उस प्रोसेस में है, तो हम लोग एक्टर को वो प्रॉपर कन्वे कर सकते हैं डायरेक्टली कि सर डायरेक्टर क्या चाहता है। ठीक है, फिर हम लोग वहां से पूछते हैं कि एक्टर से कि आप क्या चाहते हो। तो जो डायरेक्टर और एक्टर का जो कॉम्बिनेशन है ना, कि डायरेक्टर की वांट क्या है और एक्टर अपना क्या आउटपुट दे रहा है, तो उसको हम लोग कॉम्बिनेशन में रखते हैं, और फिर एक बेहतर ऑडिशन की तलाश में होते हैं कि वो ऑडिशन कितना खूबसूरत हो सकता है क्रिएटिवली। वैसे मोटा मोटा तो आपने काफी डिटेल में बता दिया, लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि जब आप किसी रोल के लिए एक्टर चुनते हैं तो किन खास चीजों पर ध्यान देते हैं? लुक्स है, एक्टिंग स्किल्स है, पर्सनैलिटी है, स्क्रीन प्रेजेंस है? आपने वैसे तो मोटा मोटा बताया ही है, लेकिन अगर यूं स्पेसिफिकली पूछे तो किन चीजों पर खास ध्यान देते हैं? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि कैमरा फ्रेंडली हो एक्टर, अगर वो कैमरे के लिए काम कर रहा है। ओके ओके ओके। और उसकी लैंग्वेज, जो कैरेक्टर की डिमांड क्या है ना सर, उस पर डिपेंड करता है। कि अगर किसी गांव का कैरेक्टर है तो उसकी लैंग्वेज बहुत बेसिक होगी, वो उसके लिए प्लस पॉइंट होगा। अगर वो कैरेक्टर किसी सिटी का है तो उसकी लैंग्वेज जो है ना, वो क्लैरिटी होनी चाहिए जो एक सिटी के कैरेक्टर में होती है। अच्छा। तो मैटर ये करता है कि कई एक्टर को, मैं ये बात बता दूं सर पर्सनैलिटी को ही लेके, कि कई एक्टर बहुत ही बेसिक और बहुत नॉर्मल दिखते हैं, लेकिन जब वो ऑडिशंस देते हैं या कैरेक्टर प्ले करते हैं ना,
वो बहुत क्लासी कैरेक्टर प्ले कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं मेरा प्रोसेस बता रहा हूँ सर, कि मैं कभी डायरेक्टली आंखों पे बहुत भरोसा नहीं करता। कि अच्छा। कई बार हम लोग फर्स्ट इंप्रेशन जरूर होता है कि यार ये शायद उस कैरेक्टर में जा रहा है बढ़िया, अच्छा। सिर्फ कैरेक्टर में वो जा रहा होता है, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि ये वो कैरेक्टर करेगा। फिर हम लोग उस कैरेक्टर में फर्स्ट लुक से हम लोग इंस्पायर होके कि यार ये इसको शॉर्टलिस्ट करते हैं, इसका ऑडिशन करते हैं, फिर वो ऑडिशन में वो बेहतर करता है, ओके। तो हमारे लिए बेहतर एक्टर है। लेकिन आपको मैं वन लाइन में बोल दूं कि लुक बहुत मायने रखता है। जिस कैरेक्टर के लिए आप ऑडिशन दे रहे हो ना, तो फर्स्ट आपका इंप्रेशन जो आपका लुक होता है कि उस कैरेक्टर के नियर बाई आप कितना जा रहे हो। ठीक। हाँ, वो गांव वाला लुक है तो उसकी चेहरा अगर मोरा कुछ गांव वाला टाइप लगता है तो आपको प्रेफर करोगे आप उसके लिए। आप देखिए ना, अभी जैसे सास बहू फ्लेमिंगो मैंने राजस्थान की कास्टिंग किया था, आर्या के 3 सीजन मैंने राजस्थान की कास्टिंग की थी। तो उसमें उन्होंने बड़ी ऑथेंटिक चेहरे कास्ट किए हैं, जो जयपुर के लोग हैं, राजस्थान के लोग हैं, जिनका फेस उस तरीके से वो ऑथेंटिक दिखता है कि वो मतलब रफनेस है चेहरे के अंदर। ये रेगिस्तान के एरिया में जो चेहरे होते हैं, कई लोग फेयर हैं, लेकिन आप देखना कि जो रेगिस्तान के आसपास जो फेयर कलर के भी लोग रहते हैं, उनके चेहरे हैं वो बड़ी ऐसे दबे हुए होते हैं, उनके गाल बहुत ज्यादा फूले हुए नहीं। हाँ, और वो कलर उनका गोरा होगा, लेकिन वो थोड़े थोड़े डॉट्स से बने होंगे, क्योंकि धूप इतनी तेज पड़ती है ना कि आपका गोरा चेहरा भी है ना, थोड़ा सा वो हो जाता है। तो वो एक लुक हो गया कि अगर किसी एक्टर का लुक इस तरीके का है ना, तो हम लोग डायरेक्टली अप्रोच कर लेंगे, क्योंकि डायरेक्टर भी ये चाहता है कि यार मुझे ऑथेंटिक मिल रहा है, तो मैं मेकअप वाले को क्यों परेशान करूं। ओके ओके ओके। तो जो कास्टिंग कहीं ना कहीं जो बेहतर किया है ना कास्टिंग की प्रोसेस ने सिनेमा में, वो किया है ऑथेंटिसिटी को। ऑथेंटिसिटी, कि हम लोग डायरेक्टर को ऑथेंटिक लोग पहुंचाते हैं कि सर आपको मेकअप की जरूरत नहीं है, आपको लैंग्वेज सिखाने की जरूरत नहीं है, आपको लुक पे काम करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको वैसा का वैसा ही कैरेक्टर दे रहा हूं, जो कि बहुत अच्छा एक्टर है। यार ये तो बहुत ही गहरी बात बता रहे हो आप। मतलब खैर वो मैं आगे और भी क्वेश्चन है, लेकिन ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब अच्छा ये बताइए कि आप जैसे न्यू कमर लेना है, एस्टेब्लिश्ड एक्टर लेना है, ये हालांकि आपने मोटा मोटा पहले भी बताया है, लेकिन इसमें कोई खास वो है कि सर कुछ समय ऐसा होता है कि जब OTT या कोई सिनेमा की बात आती है ना, तो एक प्रोड्यूसर का पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि अगर वो बजट लगा रहा है तो उसका बजट रिटर्न होना चाहिए। ठीक है। तो इस वजह से वो उसकी एक थ्योरी होती है कि अगर मैं इसको लूंगा तो मेरा बजट रिटर्न हो जाएगा, इसको लूंगा तो इससे बजट रिटर्न नहीं होगा। तो उस प्रोसेस में जरूर ये होता है कि हम लोग नॉन फेस जो एक्टर हैं उनको काउंट करते हैं, क्योंकि नॉन फेस होने का कहीं ना कहीं मतलब यही है कि वो बेहतरीन एक्टर है। क्योंकि न्यू कमर और जो नॉन फेस हैं उनमें डिफरेंस ये होता है कि वो भी कभी न्यू कमर हो रखे होते हैं। हाँ सही बात है। ठीक है, तो ये सिर्फ इस थ्योरी के लिए मार्केटिंग के बिहाफ पे कहीं ना कहीं नॉन फेस बहुत मैटर करता है सर। और लेकिन कई बार कई जो डायरेक्टर हैं, कई प्रोडक्शन हाउस हैं, जिनका स्पेसिफिक होता है कि यार मुझे नया एक्टर लेना है, लेकिन एक्टर बहुत अच्छा हो। हाँ, जैसे अगर आपने ये स्लमडॉग मिलियनेयर में देखे होंगे आपने, सारे नए एक्टर, मतलब शुरुआत, उससे पहले आपने बड़े पर्दे पे उनको बहुत ज्यादा अच्छे कैरेक्टर में नहीं देखा होगा जो लीड कर रहे थे। हाँ, स्लमडॉग मिलियनेयर में बिल्कुल नहीं थे, सब लोग नए नए थे। हाँ, तो वही है कि उसकी वजह से वो फिल्म बहुत खूबसूरत बनी है। तो मैं तो यही कहूंगा कि जैसे मैं अच्छा ऑडिशन किसको कहता हूँ कि एक्शन से लेकर के कट के बीच में जो परफॉर्मेंस है ना, वो हमारे लिए अच्छा एक्टर है। उससे पहले उसने क्या किया है, कितना अच्छा काम करता है, कहां से सीखा है, डजंट मीन सर। उस वक्त वो क्या परफॉर्म कर रहा है ना, वो मैटर करता है। उसी तरीके से पैरेलल जब वो सिनेमा के लिए काम कर रहा होता है, तो सिनेमा में वो उसका कैरेक्टर कैसा प्रोजेक्ट होता है। अगर वो न्यू फेस है ना, तो लोग और ज्यादा प्यार करते हैं उसको कि यार नया लड़का है, यार बहुत अच्छी एक्टिंग की है इसने। हाँ बिल्कुल सही बात है। अभी इसमें कितनी अच्छी एक्टिंग की थी इसने, जो विक्रम मैसी है, उसने वो वाली पिक्चर, विक्रम मैसी, यस। तो ऐसे बहुत से लोग हैं सर जो शुरुआती दौर से, क्योंकि मैं पिछले 5-7 साल से वर्किंग में हूं, तो मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं जो
न्यू फेस शुरुआत में ही उनका काम बहुत बेहतरीन रहा है सर। हाँ, उनको लोगों ने प्लेटफॉर्म उन्हें बहुत लेट मिला है। मैं ये बात कहना चाहूंगा कि जैसे नवाज सर हैं, इरफान सर हैं, हाँ ये लोग सर शुरुआत से ही बहुत अच्छे एक्टर हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, सही बात। हाँ, उनकी पहली लोग पिक्चर ही तो- बहुत अच्छी थी, बिल्कुल हाँ, लोग तो बाद में बोलने लगे हैं कि अरे यार देखो इरफान साहब अब बढ़िया काम करते हैं। अरे वो भैया वो पहले से ही बहुत अच्छा काम कर रहे थे, बिल्कुल सही बात। लोगों ने अब जान पाए हैं। चलिए, तो इरफान सर के नाम पे आ गया तो कोई इरफान सर की फिल्म का ही गाना सुन लेते हैं यहाँ अपन रुक के। ये तो बहुत खूबसूरत रहेगा। बहुत अच्छा रहेगा, चलिए। मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी, ना समझ लाया गम, तो ये गम ही सही। मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी, ना समझ लाया गम, तो ये गम ही सही। मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी। बेचारा कहाँ जानता है, खलिश है ये क्या खला है। शहर भर की खुशी से ये दर्द मेरा भला है। जश्न ये रास ना आए, मजा तो बस गम में आया है। मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी, ना समझ लाया गम, तो ये गम ही सही। कभी है इश्क का उजाला, कभी है मौत का अंधेरा। बताओ कहाँ भेस होगा, मैं जोगी बनूं या लुटेरा। कई चेहरे हैं इस दिल के, न जाने कौन सा मेरा। मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी, ना समझ लाया गम, तो ये गम ही सही। हजारों ऐसे फासले थे जो तय करने चले थे। राहें मगर चल पड़ी थी और पीछे हम रह गए थे। कदम दो चार चल पाए, किए तेरे तेरे मन के। मैंने दिल कहा ढूंढ लाना खुशी, न समझ लाया गम, तो ये गम ही सही। मेरे दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी, न समझ लाया गम, तो ये गम ही सही।
थोड़ा सा पुराने दौर की तरफ चलते हैं। आपने कास्टिंग डायरेक्टर का रोल और आपने ऑथेंटिसिटी, इतनी अच्छी अच्छी बातें हमारे को बता दी। तो अब ये बताइए, जैसे राज कपूर और दिलीप कुमार का जो दौर था और वहां से लेकर आज के ओटीटी इरा तक, कास्टिंग प्रोसेस में सबसे बड़ा बदलाव क्या आया है उस जमाने से? बताइए इसके बारे में। सर एक तो क्या है कि जो बदलाव जितने भी हुए हैं ना, वो टेक्नोलॉजी की वजह से। सिनेमा वही रहा है, मतलब फिल्म मेकिंग की प्रोसेस वही रही है कि कितना आप चीजों को खूबसूरत प्रोजेक्ट कर सकते हो। जैसे हम लोग 80s की फिल्में देखते हैं तो आज भी बहुत प्यारी लगती हैं, मतलब लगता है कि यार ये दिल के कितने करीब है, जबकि टेक्नोलॉजी उतनी उस वक्त बेहतर नहीं थी जितनी आज है, लेकिन ऑथेंटिसिटी। हाँ, तो फिल्म मेकिंग में सर सिर्फ यही है कि ऑथेंटिसिटी कितनी है ना, तो मुझे कई बार उस तरीके से डिफरेंस नहीं दिखता है, सिर्फ टेक्नोलॉजी की वजह से डिफरेंस दिखता है, वरना ऑथेंटिसिटी तो सर पहले और ज्यादा बेहतर मिलती थी, क्योंकि टेक्नोलॉजी की वजह से लोग थोड़ा सा उसको सुविधा मान लेते हैं, तो उसकी वजह से थोड़े से इरिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। पहले लोग बड़े रिस्पॉन्सिबल हुआ करते थे कि उन्हें पता है कि नेगेटिव रील है, अगर वो शूट करेंगे तो आपका टेक बेवजह नहीं जाना चाहिए, तो बेस्ट पहले से ही वो प्री रिहर्सल उनकी बेहतर होती थी। अब शायद ऐसा हो गया है कि अब उन्हें पता है कि यार मेमोरी कार्ड ही तो है, अच्छा अच्छा, ठीक है, तो वो डिलीट हो जाएगा डेटा, राइट राइट, तो एक और टेक कर लेते हैं। तो कहीं ना एक ये है कि इररिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी आ गई है, लेकिन ये भी है कि सुधार करने का मौका भी मिल गया है कि एक चीज का फायदा होता है तो उसी का घाटा भी होता है सर। तो ये कि घाटा ही। हाँ, कास्टिंग प्रोसेस में क्या बदलाव आया ये बताइए सर। कास्टिंग प्रोसेस में तो बहुत बदलाव आया, क्योंकि कास्टिंग प्रोसेस ही कहीं ना कहीं इसी टेक्नोलॉजी की वजह से ही हो गई है कि अब हम लोग मुंबई में बैठ करके ऑल ओवर इंडिया से हम लोग एक्टर्स ले सकते हैं कि व्हाट्सएप पे हम लोगों को कनेक्ट करते हैं कि भाई आप अपना इंट्रो भेजिए, अपना ऑडिशन वीडियो भेजिए, उनको ऑन कॉल हम समझा सकते हैं। इंस्टा के थ्रू हम लोगों को टारगेट कर सकते हैं कि ये हमारा मैसेज है वो कहाँ कहाँ तक पहुंचे। लोग हमें दूर दूर से जो इंडिया के कॉर्नर पे रह रहे हैं वो लोग अप्रोच करते हैं, उनको जरूरी नहीं है कि मुंबई आना पड़े। ओहो, ये तो बहुत बड़ी बात बताई। वो वीडियो बना के भेज देते होंगे आपको? अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। और ये जब से ये इंटरनेट की सुविधा बेहतर हुई है ना, तब से तो ऐसा हो गया है सर कि हम लोग एक जगह बैठ करके, जैसे मुंबई में बैठे हैं और मैं जयपुर की कई प्रोजेक्ट की कास्टिंग करता हूँ, हम एक एक दिन में 20-20, 30-30 ऑडिशंस मंगा लेते हैं। ओके ओके, अच्छा। तो कहीं ना कहीं वो सुविधा तो हुई है सर, और इसी वजह से आप देख रहे होंगे कि नए नए टैलेंट आ रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ जो बैरियर थे ना कि हर कोई मुंबई नहीं आ सकता। डिस्टेंस का बैरियर और टाइम का बैरियर बिल्कुल खत्म हो गया है, वो खत्म हो गया है सर। तो इसकी वजह से क्या है कि लोग और ज्यादा इररिस्पॉन्सिबल एक अलग चीज हो गई जो मैंने बताया, लेकिन जो लोग एक्टिव हो सकते हैं ना वो और ज्यादा एक्टिव हो गए कि यार अभी मुझे सिर्फ 4 एक्टर नहीं देखना मेरे कैरेक्टर के लिए, अब मैं 40 भी देख सकता हूँ, 400 भी देख सकता हूँ, 4000 भी देख सकता हूँ। तो अब मेरे पास जो सिलेक्शन का प्रोसेस है ना वो और नीट एंड क्लीन हो गया है। चॉइसेस बढ़ गई हैं आपकी बहुत। यस यस, तो चॉइसेस वही है कि सिलेक्शन बेहतर तभी हो सकता है जब ऑप्शंस होंगे सर। ऑप्शंस है, ऑप्शंस बहुत हो गए आपके पास, क्योंकि कास्टिंग डायरेक्टर ने कहीं ना कहीं एक मॉल खड़ा कर दिया है कि जहां आपको एक ही जगह पे सारी वैरायटी बिल्कुल, आप सेलेक्ट करो कि आपको चाहिए क्या। बड़ी बात है। एक मॉल में जैसे हम जाके आपको मल्टी ब्रांड चीजें मिल जाती है, आपको हर चीज मिल रही है वहां। सही बात। आप देखो ना, आप दुकान पे जाते हो, आप एक प्रोडक्ट खरीदते हो, याद आ जाएगा तो आप 2 प्रोडक्ट खरीद लोगे। आप मॉल में एक बार जाइए सर, आप खरीदने 2 प्रोडक्ट जाएंगे, लेके 20 आएंगे। 20 आएंगे, बिल्कुल सही बात है। तो वो सही बात है। अच्छा, अब ये बताइए, जैसे कॉर्पोरेट प्रोडक्शन हाउसेज आ गए हैं आपके यहाँ तो आजकल बड़े बड़े, तो और जो ओटीटी प्लेटफॉर्म आने से कास्टिंग सिस्टम में थोड़ा प्रोफेशनलिज्म भी आ गया होगा, कुछ उसके बारे में ब्रीफ में बताएंगे क्या हो रहा है ये कॉर्पोरेट हाउसेज आने से? सर वही है कि ओटीटी की वजह से ये है कि काफी वेरिएशंस आया है कि जो आप नॉन फेस और जो न्यू फेस की बात कर रहे थे ना, कि सिनेमा में एक लिमिटेड स्क्रीन्स हैं,
तो उन लिमिटेड स्क्रीन में आपको लिमिटेड एक्टर्स के लिए भी वो अवेलेबल होती थी। ओटीटी ने अब ये कर दिया है कि ठीक है भाई, अगर जो बेहतर एक्टर है, चाहे वो नया है चाहे पुराना है, उसको कम लोग जानते हैं, अगर वो कंटेंट अच्छा प्रोवाइड करेगा डायरेक्टर, और वो एक्टर अच्छी परफॉर्मेंस करेगा, तो लोग देखना पसंद कर रहे हैं। देखना बिल्कुल सही बात। मतलब आप बिलीव नहीं करोगे सर, कितनी ऐसी फिल्में हैं जो 10 साल पहले रिलीज हुई थी, तब उन्होंने किसी ने पूछा नहीं उनको, और लोग वापस से रिटर्न होकर के आ रहे हैं कि यार ये क्या कमाल का काम किया इन्होंने। बिल्कुल सही बात। और उन एक्टर को वापस से एक तवज्जो मिल रही है जिनको लोग कहीं ना कहीं जानते भी नहीं थे और भूल गए थे, भूल गए थे। सही। पसंद किए, ऑडिशंस किए मैंने, भले ही 20 लोगों के ऑडिशन किए, 50 लोगों के, मुझे उसमें से 5 लोग अच्छे लगे कि ये कैरेक्टर में बेहतर है। ठीक है, मैं उनको डायरेक्टर को दिखाऊंगा। ठीक है, डायरेक्टर एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेगा कि यार अच्छे हैं या बुरे हैं, वो दोनों चीजें बता देगा। कई बार बोलेगा यार ये 5 में से 2 अच्छे एक्टर हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ और हो सकता है एक्सप्लोर। हम लोग वापस से एक्सप्लोर करते हैं कि फिर वापस से 20 लोग का, 30 लोग का, 50 लोग का, जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग वापस से ऑडिशन करते हैं, फिर हम फॉरवर्ड करते हैं। फिर डायरेक्टर आगे जो चाहे प्रोड्यूसर को हो या चैनल को होता है, जैसे अभी चैनल का ओटीटी में चैनल का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है। चैनल अपनी तरफ से आप एक अप्रोक्सीमेट ऑप्शंस देते हो, चैनल फिर बताता है कि नहीं यार इस पे आप सही जा रहे हो, या अगर प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने जो डिसीजन लिया है ना, उसको आपको चैनल को एक बार दिखाना होता है। अच्छा, ये बात तो अभी ऐसा है कि अब वो वन साइडेड कहीं ना कहीं खत्म हो गया है, कि ऐसा नहीं है कि डायरेक्टर ने चाहा कि मुझे इसी एक्टर को लेना है, ठीक है, तो वो कई बार चीजें कम हो गई है कि अब ये है कि अगर वो अच्छा एक्टर है तो वो आगे तक अच्छा ही लगेगा सबको। तो इस वजह से कहीं ना कहीं चीजें फेयर हो गई हैं कि आपके इंडिविजुअली एक आदमी की जिम्मेदारी नहीं है कि उसने बोल दिया डन तो डन हो गया, नहीं होगा। हाँ, और जो जेन्युइन काम करते हैं अच्छे लोग, वो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर इवन ये होते हैं कि वो अपनी टीम के साथ बैठते हैं, 8-10 लोगों की टीम के साथ, और सामने बैठ के टीवी पे या स्क्रीन पे वो ऑडिशन चलते हैं। फिर कास्टिंग डायरेक्टर से डिस्कशन होता है कि बताओ क्या, जैसे कास्टिंग डायरेक्टर ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा कि इसकी ये खासियत है, इसका पहले की ट्रेनिंग ऐसी है, ये कैरेक्टर में ऑडिशन अच्छा है, ऑडिशन के अलावा जो कॉम्प्लीमेंट्री उसकी 4 चीजें एड ऑन क्या है वो सारी बताता है। फिर टीम वाले बताते हैं कि नहीं यार ये अच्छा नहीं है, अच्छा है तो अच्छी बात बता देते हैं। तो ऐसा है कि कहीं ना कहीं सर एक फाइनल डिसीजन तो कहीं ना कहीं जो कोर टीम होती है उन्हीं का होता है, लेकिन एक कहीं ना कहीं इसको मैं फाइनल डिसीजन वन साइडेड नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि ये म्यूचुअल डिसीजन होता है। मैं बिल्कुल कलेक्टिव सा डिसीजन बता रहे हो आप। हाँ, मतलब डायरेक्टर कई बार हमसे भी पूछता है कि यार तुझे कौन सा लगता है जो बढ़िया कर जाए, क्योंकि तू एक्टर को ज्यादा बेहतर जानता है पर्सनली। ठीक है, तो हम लोग कई बार सजेस्ट करते हैं, और मोस्टली ऐसा होता है कि डायरेक्टर उनको पसंद करता है, उनको फाइनल करते हैं। अच्छा, अब ये बताइए, जैसे एक्टर कास्टिंग डायरेक्टर से कांटेक्ट करते हैं या आप लोग एक्टिवली टैलेंट सर्च करते हैं, तो आपके पास कहाँ से ये रॉ मटेरियल आता है? सर ये क्या है, म्यूचुअली होता है कि हम लोग जनरली हमारे एक नंबर प्रोवाइड होते हैं या स्टूडियो होते हैं जहाँ पे लोग रैंडमली विजिट कर सकते हैं या अपनी प्रोफाइल भेज सकते हैं। प्रोफाइल भेज सकते हैं, ओके। ठीक है, जैसे इंस्टाग्राम के थ्रू हम लोग पेज पे डालते हैं कि भाई आप, हमारा नंबर ये है, तो आप अपनी प्रोफाइल भेजिए। तो जब हमें रिक्वायरमेंट होती है तो जो ऑलरेडी हमारे पास प्रोफाइल होती है उनको हम लोग वापस से मैसेज करते हैं कि आपके लुक में एक कैरेक्टर है, तो प्लीज ये डिटेल्स है, आप इसके बारे में हम जानकारी जो आपको चाहिए वो देते हैं। आप ऑफलाइन ऑडिशन देने आ सकते हो, आप आ जाइए, अदरवाइज हम लोग ऑनलाइन ऑडिशन आपका मंगा सकते हैं। और वही है कि पहले कई बार एक्टर करते हैं, इट डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट कि हमारे पास जो प्रोफाइल है अगर उससे हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही ना, फिर हम लोग मैसेज सर्कुलेट करते हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू, इंस्टा के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, अलग अलग सोशल मीडिया पे हम लोग फॉरवर्ड करते हैं अपने कास्टिंग वालों से। एक वो बोलते हैं कि यार मुझे आगरा की लैंग्वेज का एक एक्टर चाहिए, तो साइड पे कोई जानकार हैं क्या जो एक्टर हैं, तो इस तरीके से सर्चिंग बड़ी पैरेलल चल रही होती है सर। तो अच्छा, कोई स्टोरी की इम्पोर्टेंस होती है इस सारे प्रोसेस में कि कास्टिंग करते समय स्टोरी की क्या इम्पोर्टेंस होती है? हाँ, तो आपको भी स्क्रिप्ट मिल जाती है पहले कास्टिंग से पहले? हमारी शुरुआती स्क्रिप्ट से ही होती है, मतलब डायरेक्टर प्रोड्यूसर हमें स्क्रिप्ट प्रोवाइड करते हैं, हम लोग रीड आउट करते हैं उस पूरी स्क्रिप्ट को,
अच्छा। और फिर हम लोग कई बार हमारी कुछ कंफ्यूजन होते हैं, कुछ क्वेरीज होती हैं, हम डायरेक्टर से कंसल्ट करते हैं, वो जब तक क्लियर नहीं करें, क्योंकि एक्टर को भी हम लोग कन्विंस तभी कर सकते हैं ना सही बात है। जब हमें उस स्टोरी के बारे में ज्यादा बेहतर पता हो। तो भाई समीर जी, इसी काम तो बड़ी मेहनत का है आपका भाई। आई एम इम्प्रेस्ड। बहुत मेहनत का काम है, और सर फिजिकली भी बहुत बहुत मेहनत है, मेहनत। मेंटली भी बहुत मेहनत है, हर तरह से बहुत मेहनत है ये तो। सर जब कास्टिंग चल रही होती है ना सर, उस हम्म। वक्त हमें सच में नहीं पता होता, मतलब हमें भी लगता है कि एक्टर्स की भी कई शिकायतें होती हैं कि फोन नहीं हम्म। उठाते हैं, मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे होते हैं। लेकिन आप ये हम्म। समझ लो सर कि हमारी वो स्थिति होती है कि जैसे शादी में दूल्हे की होती है ना हाँ। स्टेज पे, हाँ। तो जब तक वो प्रोजेक्ट चल रहा होता है ना, तो हमारी वो दूल्हे वाली स्थिति होती है कि उस वक्त हम बिल्कुल सही। लोग वो नहीं कर सकते, कि बिल्कुल हमें सही बात। काम निकालना होता है, हम उस वक्त इमोशंस पे नहीं होते। तो कई बार हमें दुख भी होता है, क्योंकि एट द एंड सब ह्यूमन ही है, और हाँ। मैं भी एक्टर हूं तो उस बात को और बेहतर समझता हूँ। हाँ, कई बार ब्रश असाइड कर देते होगे आप लोगों को, यार चलो नहीं ये नहीं है, उसका बेचारे का दिल टूटता ही होगा नेचुरली। सर हाँ। आप ये सोचो ना कि हम अपने घर वालों से बात नहीं कर पाते हैं एक एक दो दो दिन, कई बार घर वालों के, अच्छा। जब हम खुद के इमोशंस को साइड कर रहे हैं, हम्म। तो फिर बाकी के इमोशंस, तो क्योंकि वो काम का है ना सर, वो हमारी काम के लिए ईमानदारी है। वो गलत है कास्टिंग डायरेक्टर का कि आप खाली बैठे हो, कोई आपके सामने से मिल रहा है, फिर आप एटीट्यूड दिखा रहे हो, आप फ्री बैठे हो, गाने सुन रहे हो, तब आप बात नहीं करो, वो एक अलग बात है। लेकिन काम के दरमियान ऐसा होता है कि काम के दरमियान आप चाह के भी नहीं बात कर सकते। वही वाली बात है कि दूल्हे दूल्हे दूल्हा, जब दूल्हे की शादी होती है ना, हाँ। तो तो उस वक्त तो भले ही उसके कितने भी खास दोस्त हैं, वो 1 घंटा नहीं दे सकता ना सर उनसे। नहीं, सही बात है, सही। वो उस वक्त पहले ही बोल दिया होता है कि यार सुनना, मैं उस वक्त व्यस्त रहूंगा, शादी में आना ना तो इस नंबर पे कॉल कर लेना। आना और खाना खाना और चले जाना। हाँ 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 हाँ, मिलके जरूर जाना। मिलके जरूर जाना। हाँ समीर जी, अब ये बताइए कि आपने इतनी खूबसूरती से हमें इतना सारा ये प्रोसेस बता दिया, कोई ऐसा इंटरेस्टिंग या इमोशनल एक्सपीरियंस शेयर करेंगे जहां आपने किसी नए टैलेंट को डिस्कवर किया हो, आपको बहुत अच्छा लगा हो और आपने इंट्रोड्यूस किया हो फिल्म इंडस्ट्री को, कुछ उसके बारे में बताइए। सर मेरे लिए सबसे खूबसूरती की बात यही है कास्टिंग प्रोसेस में, कि मुझे नए फेस के साथ काम करना ज्यादा अच्छा लगता है। अच्छा। क्योंकि कहीं ना कहीं वहां मुझे लगता है कि यार मैं कुछ मेरे लिए काम कर पा रहा हूँ, क्योंकि जो हम्म। ऑलरेडी बहुत अच्छा एक्टर है, स्टैब्लिश एक्टर है, नोन फेस हम्म। है, वो ऑलरेडी बहुत अच्छा ही करेगा ऑडिशन, नो डाउट, हम्म। क्योंकि उसका खुद का ही एक्सपीरियंस इतना है। लेकिन हम्म। एक नए फेस को एक्टिंग ऑडिशन वाले प्रोसेस में कराना और डायरेक्टर को कन्विंस करना, ये बहुत बड़ा टास्क है सर। और मेरी किक एक्चुअली, मुझे किसी ने पूछा था कि तुम्हें किक किस में मिलती है, तो मुझे किक एक नए एक्टर के साथ में अच्छा ऑडिशन कराने में किक मिलती है। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, तो मैं बड़ा ही मजा, मतलब इंजॉय करता हूँ। जैसे एक कटल में एक बच्ची है, अच्छा अमिया नाम का कैरेक्टर है, अगर जिन्होंने भी वो फिल्म देखी हो, अच्छा। तो वो उसकी लाइफ का पहला ऑडिशन था, और पहली बार वो एक्टिंग भी शायद 2-3 महीने पहले उसने थिएटर ज्वाइन किया था जयपुर में, अच्छा। और वहां पे वो ऑडिशन देने के लिए आई थी रैंडमली। तो मैंने पहला हम्म। ऑडिशन लिया, तो मुझे भी लगा कि यार अभी तो बहुत सारी चीजें हैं जो सीखने की जरूरत है, कैमरा फ्रेंडली होना। लेकिन कई बार आपको लगता है कि यार, आप बिलीव करते हो कि यार लेट्स ट्राई ना, एक्सप्लोर करते हैं। हम्म। दूसरा टेक लिया, पहले से थोड़ा बेहतर हुआ, हम्म। तीसरा लिया, हम्म। चौथा लिया, एट द एंड कुछ 8 से 10 टेक हुए थे सर। अच्छा अच्छा। हाँ, और वो 8 से 10 टेक में ये हो गया कि अब बेस्ट मिल गया है उसको। ओके ओके। हाँ, और अजीब बात यह है कि उसके साथ में जो मैंने 4 लोगों के ऑडिशंस किए, वो लोग फाइनेस्ट एक्टर थे ऑलरेडी। ओके ओके। हाँ, लेकिन एक होता है ना कि एक रॉनेस जो होती है किसी हम्म। एक्टर में, हम्म। वो नेचुरली होती है ना। हम्म। तो ओके। वो फिर आगे मैंने ऑप्शंस भेजे, और फाइनली, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे भी वो फील हो जाता है जब आप मेहनत करते हो ना, हाँ। कि शायद यार इसका हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। हम्म। और फाइनली ये हुआ कि उसका सिलेक्शन हुआ, और पहली बार में उसको वो अपॉर्चुनिटी मिली जयपुर रहते हुए ही, मुंबई से, कि जो लोग मुंबई में 5-5 साल रह के पूरी नहीं कर पाते। अरे वाह वाह। और अभी वो शिक्षा एंटरटेनमेंट के जो चाइल्ड सुपरस्टार्स हैं, उसमें अच्छा, उसको काउंट किया जाता है सर। सही बात है।
तो ये तो बहुत बड़ा एक तरह का पुण्य का काम है साहब। आपने मतलब एक रॉ पत्थर को तराश के हीरा बना देते हो, अगर इसको सर ऐसे वो कहूँ। मतलब बहुत दुआएं मिलती है सर, बहुत दुआएं, बहुत दुआएं बहुत मिलती प्यार हैं। मिलता है, बहुत प्यार मिलता है सर। और इसीलिए मैं हाँ। बोलता हूँ कि मैं बचपन में मेरी फैमिली के थ्रू मुझे बहुत प्यार मिला है, दोस्तों के थ्रू बहुत प्यार मिला है, और जिस करियर में हूँ, जिस मैं पोस्ट पे हूँ ना, उसमें लोगों का बहुत प्यार मिलता है सर। प्यार मिलता के अलावा दुआएं बहुत मिलती हैं। बिल्कुल, लोगों की आंखें भीग जाती होंगी साहब जब आप उनको ऐसा चांस देते होगे। मैं तो यही सर कहूँगा। कितना अच्छा लगता है कि किसी के मैंने ऑडिशंस किए, उसमें उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन उसको ये समझ में आ गया कि यार प्रोसेस क्या होता है ऑडिशन का। ओके। ठीक है, कोई मेरी 3 दिन की वर्कशॉप करता हूं मैं, जिसमें मैं ऑडिशन की प्रोसेस के बारे में बात करता हूँ। अच्छा अच्छा तो लोग वहां से सीख के जाते हैं, और कहीं उनका 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद कहीं सिलेक्शन होता है। फिर अच्छा। उनका वो पहली बार मैसेज आता है कि सर मैंने आपसे वहां से ऑडिशन का प्रोसेस सीखा, उसको मैंने कंटिन्यू किया और मुझे प्रोजेक्ट मिला है सर, थैंक यू वेरी मच। याद तो करते ही होंगे आपको, बिल्कुल सही बात। हाँ, तो वो वैसा है कि वो ब्लेस्ड है सच में। अच्छा, अब थोड़ा सा जिस विषय पे हमने शुरुआत में चर्चा की थी, कास्टिंग काउच के लेकर बहुत सारी बातें होती हैं। तो एज ए प्रोफेशनल कास्टिंग डायरेक्टर आप इस रियलिटी पे क्या कहना चाहेंगे? ये मिथ है, ट्रुथ है, या हाफ ट्रुथ है, या हाफ मिथ है? कुछ इसके सर बारे में बता। ये उसी तरीके से है हम्म। कि भगवान होते हैं, शैतान होते हैं। हाँ 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 ठीक है, देखा किसी ने नहीं है सर। ठीक है, कई लोग ये भी बोलते हैं कि मुझे रात को भगवान दिखे थे, हम्म और कई लोग बोलते हैं कि मुझे भूत दिखा था। हम्म तो यही है कि ये होता है, हम्म सिर्फ मानने पे है। ठीक है, ये वही थ्योरी है, जैसे मुझे 7 साल हो गए सर, मैंने नहीं देखा कभी। अच्छा। ठीक है, क्योंकि मैं आपको बताया ना कि जैसे वो बच्ची को कास्ट किया था मैंने, कई सीरीज में मैंने लीड एक्टर भी कास्ट किए हैं जिनका हाँ, पहले कोई बैकग्राउंड नहीं था। ओके। तो कहीं ना कहीं मैं जिस प्रोसेस पे चल रहा हूं ना, मैं उसी पे बिलीव करूंगा सर। हम्म और मैं लोगों को भी यही समझाता हूं कि आपको किसी को एंटरटेन करने की जरूरत नहीं है, अगर आपके अंदर टैलेंट है तो। यही है कि, और कई लोगों के लिए सर कास्टिंग काउच इतनी ज्यादा प्रभावी है कि कई लोगों को ये लगता है कि यार इसके बिना काम ही नहीं मिलेगा। और मैं ये बोलता हूँ कि यार मैंने पिछले 5-7 साल में मेरा एक्सपीरियंस रहा है, और मैं ये तो एग्जीक्यूशन वाली बात बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कोई कपोल कल्पना बोल रहा हूँ, कि मेरा कोई इंडस्ट्री में कॉन्टेक्ट नहीं है कि मैं कास्टिंग वाला होकर के मैं जुगाड़ लगा करके किसी का सिलेक्शन करवा रहा हूँ। जो एक्टर्स हैं वो बिल्कुल मेरे रिश्तेदार नहीं है, जानकार नहीं है, उनको एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। ठीक है, तो प्रोसेस तो वही है ना कि आप अच्छा ऑडिशन दो, आप कास्ट हो जाओगे, दैट्स इट। तो कास्टिंग काउच तो वो है कि सिर्फ होता है ना कि हर जगह चाकू के 2 काम होते हैं, या तो आप उससे सलाद काट लो, सब्जी काट लो, फल काट लो, या फिर हाँ। किसी का गर्दन काट लो। तो इट्स डिपेंड ऑन यूटिलाइजेशन सर। और मुझे तो ये लगता है कि जब भी मैं किसी नए फेस को, स्पेसिफिक लड़कियों को, मैं अगर किसी अच्छे कैरेक्टर में कास्ट करता हूँ ना सर, तो मुझे खुशी सिर्फ इस बात की नहीं होती कि मैंने एक एक्टर कास्ट किया है, मुझे इस बात की खुशी होती है कि वो एक लड़की है ना, वो 5 लड़कियों को ये बताएगी कि भाई कोई कैरेक्टर पाने के लिए आपको किसी को एंटरटेन करने की जरूरत नहीं, अच्छा आपको काम करने आपके की काम जरूरत है। के बिहाफ पे काम मिल जाएगा। और वो 5 लड़कियां और भी 5 लोगों को बताती हैं। तो मेरे लिए बड़ा ही एक्साइटमेंट रहता है कि अगर कोई नया फेस है ना और वो अच्छे कैरेक्टर में जाता है, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं सर इस मिथ को, लोगों की जो मिथ बनी हुई है ना थ्रू आउट, ठीक है, कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है, नो डाउट, ऐसा नहीं है कि एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन वही है कि जब आप बेहतर टैलेंट देते हो ना, तो फिर सारे एक्सक्यूज साइड में हो जाते हैं सर। सही। और आप देख लो कि आज इंडस्ट्री में जो टॉप 10 लोग हैं सीरीज में खासकर, वो लोग हैं जिनका इंडस्ट्री का में कोई नहीं है, दूर हाँ, दूर तक कोई नवाब कांटेक्ट है। नहीं है, सब लोग उसी तरीके के हैं सर। तो कहीं ना कहीं वो टैलेंट है, वो बहुत मायने रखता है। चलिए, बहुत ही बढ़िया तरह खूबसूरती से आपने जवाब दे दिया इस ट्रिकी से सवाल का। मजा आ गया। तो अब हम करीब करीब समीर जी आखिरी पायदान पर आ गए हैं। तो हर साल कई यंगस्टर ड्रीम्स लेकर मुंबई आते हैं, उनके लिए आपका क्या ऑनेस्ट मैसेज है? हालांकि अभी आपने बताया।
ऑनेस्ट मैसेज तो यही है कि जितना बेहतर हो सके कांटेक्ट बनाने की जगह क्राफ्ट पे काम कर लें। और ऑडिशन का जो इम्पोर्टेंस है ना, उसको जितना आप बेहतर समझ लोगे ना, कि आपको एक्टिंग आने के साथ साथ एक अच्छा ऑडिशन भी आना चाहिए, जो आपको कहीं ना कहीं एक रोल दिलाने में मतलब सबसे बड़ा योगदान है एक अच्छे ऑडिशन का। ओके। तो आप कोशिश कीजिए कि आपको अगर कैमरे पे काम करना है तो आपको प्रैक्टिस भी कैमरे पर ही करनी पड़ेगी। आप बुक्स पढ़ते हो, आप थिएटर करते हो, ये बहुत अच्छी बात है कि आपका कहीं ना कहीं उससे बेस क्रिएट होता है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप 5 साल थिएटर करो या 5 साल बुक्स पढ़ो और उसके बाद आप सीधा कैमरे के सामने आओ और आप कुछ कमाल कर दोगे, नहीं कर पाओगे सर। ओके ओके। आपको पैरेलल ये सारी प्रोसेस रखनी पड़ेगी कि आपको प्रैक्टिस कैमरे पे भी करनी पड़ेगी अगर आपको सिनेमा के लिए काम करना है तो। बड़ी गहरी बात कह दी आपने यार समीर जी, मजा आ गया इस बात में आपकी। मतलब ये जो मैसेज सर, है वो बहुत बढ़िया है। आपकी वाइब इतनी अच्छी है ना कि मेरे अंदर से अपने आप कुछ अच्छी बातें आप निकाल रहे हो, मतलब आपने जैसे ये हम लोग कहा कि एक्टर से निकालते हैं। हाँ, कैमरे पे एक्टिंग, कैमरे के सामने एक्टिंग करना, ये काम इट इज डिफरेंट गेम, बॉल गेम ऑल टुगेदर, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। ये मतलब यस, भले ही आप स्टेज एक्टर कितने अच्छे हो, कितने अच्छे सिंगर हो, सब कुछ हो, लेकिन आप जब तक कैमरे से आपकी दोस्ती नहीं हो, संजीव कुमार के लिए कहा करते थे, वो एक उसमें ही जाने कितने वो कर देते थे, उसके लिए बताते थे लोग बात। बिल्कुल सही। क्योंकि ये सर ये वही वाली बात है कि आपने अगर बाइक चलाना सीख लिया ना, तो बेस तो वही है, इंजन का बेस ये है, रेस है, क्लच है, आपको स्टार्ट कैसे करनी होती है, प्रोसेस सेम है। कार का भी सेम है, ट्रक का भी सेम, जीप का भी सेम है। लेकिन आप बाइक चला के आप कार डायरेक्टली स्पीड से नहीं चला सकते। तो आपको कार चलाने के लिए कार भी सीखना पड़ेगा बैठ करके। कार भी तो वही ये है कि थिएटर जो है वो कहीं ना कहीं बेस है, वो इंजन है एक तरीके से, जो आपको पावर देता है। लेकिन अगर आपको जितनी वेरिएशन की आपको गाड़ी सीखनी है तो आपको उसको चलाना ही पड़ेगा सर। तो वही कैमरे की ऑडिशन का प्रोसेस है कि आपको कैमरे के साथ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो वर्कआउट हो पाएगा। यस, बिल्कुल। आपको कैमरे के सामने सहज होना, कैमरे से दोस्ती होना और कैमरा कॉन्शियस ना होना, तीनों चीजें बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट। मतलब एक टैगलाइन देता हूं सर मैं हमेशा जी अपनी वर्कशॉप में जी, कि बेसिकली कैमरा घोस्ट होता है। ओके। कि अच्छे अच्छे लोगों के पसीने छुड़ा देता है। जो लोग 1 लाख लोगों के सामने बोलते हैं ना, जब वो कैमरे के सामने आते हैं सर, मैंने इतने लोगों को देखा है, बड़े बड़े लोगों को, पसीने छूट जाते हैं सर, गला सूख जाता है उनका। बिल्कुल सही बात। तो कैमरे को घोस्ट है कैमरा, उसको जब तक आप दोस्त नहीं बनाओगे, वाह, तब तक आप एक्टिंग जो बोलते हैं ना कि एक्टिंग क्या है कैमरे के लिए, जब तक वो कैमरा आपका दोस्त नहीं बनेगा ना, तब आपकी शुरुआत होगी एक्टिंग की कि यार चलो अब कुछ करते हैं। तो पहले तो आपको दोस्त बनाना पड़ेगा कैमरे। मजा आ गया साहब, मजा आ गया। आपके दोस्त और घोस्ट वाली बात तो बस लाख टके की बात है, यही कहूँगा। हाँ सर, लाख टके की बात है। तो चलिए, मैं तो अब बस आपसे आखिरी एक छोटी सी बात कर रहा था कि अगर एक फिल्म कास्ट करनी हो समीर पहाड़िया जी को, तो रियल लाइफ स्ट्रेंजर्स में आपको कैरेक्टर ढूंढने, टैलेंट ढूंढने आप जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? रेलवे स्टेशन पे ढूंढेंगे, थिएटर ग्रुप में ढूंढेंगे, सोशल मीडिया पे ढूंढेंगे, कहाँ ढूंढेंगे अगर आपको अपनी एक फिल्म कास्ट करनी हो तो? सर मैं उन सब जगहों पे ढूंढूंगा जब तक मुझे बेहतर ऑप्शन। चलिए। तो मैंने आपको बोला ना कि हम लोग इतने अप्रोक्सीमेट होते हैं कि हम लोग अपने आपके सिलेक्शन को, जैसे सबको पता है कि थिएटर ग्रुप में जाएंगे तो थिएटर में एक्टर मिल जाएंगे, लेकिन मुझे कैरेक्टर चाहिए कालबेलिया वाले लोग, तो हम लोग कालबेलिया वालों के पास जाते हैं। हम लोग जैसे कई बार वो रस्सी पे चलते हैं, उन लोगों के पास हम लोग जाते हैं, जिसको हम लोग स्ट्रीट कास्टिंग बोलते हैं लैंग्वेज में। तो हम लोग ऐसा है कि जब तक हमें बेहतर कैरेक्टर नहीं मिल जाता ना, हम लोग हर जगह जाते हैं सर, लोगों को मैसेज करते हैं। अगर हमें आसाम का कोई एक्टर चाहिए तो आसाम तो जो हमारा रिश्तेदार भी होगा ना, उससे भी हम लोग कॉल करके, जिससे हम कभी एक साल में बात नहीं करते हैं ना, उससे भी हम लोग कॉल करके पूछ लेते हैं कि और बताइए सर क्या हालचाल, बढ़िया यार, उधर कोई थिएटर वगैरह है क्या, कोई एक्टिंग करता है तो कोई जानकारी हो तो नंबर दो ना।
चलिए, तो आप समझ रहे हो ना कि जितना एक्टर हमें अप्रोच नहीं करता, उससे ज्यादा हम लोग एक्टर को आपको भी मेहनत अप्रोच करिए, करते हैं। मजा आएगा हाँ। बात। चलिए, तो दोस्तों ये थी हमारी खास बातचीत कास्टिंग डायरेक्टर समीर पहाड़िया जी के साथ। आज हमने जाना कि फिल्मों और वेब सीरीज की दुनिया में कास्टिंग सिर्फ सिलेक्शन नहीं बल्कि एक क्रिएटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जहां कहानी, किरदार और इंसान तीनों को जोड़ने का काम होता है। समीर जी ने यह भी बताया कि स्ट्रगल रियल है, लेकिन टैलेंट, पेशेंस और प्रोफेशनल से रास्ते बनते हैं। न्यू कमर्स के लिए उनका साफ संदेश है, ड्रीम बिग बट कम प्रिपेयर्ड। हम उम्मीद करते हैं आज की बातचीत आपको फिल्म इंडस्ट्री को एक नए नजरिए से देखने में मदद करेगी। मैं समीर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। आपने अपना समय दिया और हमारे साथ इतनी अच्छी अच्छी बातें की। सर, मैं आपका बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपके जो क्वेश्चन थे वो इतने खूबसूरत थे कि मैं मतलब मेरे अंदर जो इतनी सारी चीजें थी ना, उनको आपने बहुत खूबसूरती से बाहर निकाला है। तो थैंक यू वेरी मच। और ऑडियंस को भी मैं यही कहना चाहूंगा कि जिंदगी को जितना आप बेहतर से जी सकते हो जी लो, क्योंकि कल पता नहीं है क्या हो जाए। चलिए चलिए, तो अगर आप भी एक्टिंग या क्रिएटिव फील्ड में आना चाहते हैं तो याद रखिए, सही टैलेंट कभी छुपा नहीं रहता, बस सही मौका और सही प्लेटफॉर्म चाहिए। मैं हूं आपका होस्ट आलोक कुमार और आप सुन रहे हैं जिंदगी के रंग गीतों के संग। फिर मिलेंगे एक और इंस्पायरिंग गेस्ट के साथ। तब तक सपने देखते रहिए, मेहनत कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। मगर अब जो आना तो धीरे से आना। और दोस्तों, इसी के साथ आज के इस खूबसूरत सफर को बस यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है आज की बातचीत और गीतों ने आपके दिल को छुआ होगा और आपको कुछ नया सोचने की प्रेरणा दी होगी। फिर मुलाकात होगी एक नए मेहमान, एक नई कहानी और नए गीतों के साथ जिंदगी के रंग गीतों के संग के इस प्रोग्राम में। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। तेरा रूप है ये तेरे आंगन में, ओ तेरी आंखों पे, तेरे कदमों में इसको बिठा के जीना है, जीना जीना जिंदगी, जिंदगी हो जिंदगी। मेरे घर आना आना जिंदगी, जिंदगी मेरे घर आना।